हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड लेक्चर, जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आप बेटर होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 01 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले वो वॉच कर लीजिए। अगर उसको आप वॉच नहीं किए हैं, उस टॉपिक की स्टडी नहीं किए हैं, उसमें अगर किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है तो आप पहले प्लीज उसको क्लियर कर लीजिए। इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 01 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आप प्लीज क्लियर कर लीजिए। आपको सिर्फ सर्च बॉक्स में ये सर्च करना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय सूर्या वर्मा। मेरा ये वीडियो आपको मिल जाएगा, वो लेक्चर आप वॉच कर लीजिए, उसकी स्टडी कर लीजिए। सिमिलरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाय सूर्या वर्मा, ये टॉपिक सर्च करके भी आप उसको भी अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद एक और टर्म है जो काफी डिपेंड करता है इस पूरे चैप्टर इस पे डिपेंड करता है, वो है वेपर प्रेशर। तो ये तीन टॉपिक बहुत ही मस्ट है इस लेक्चर को समझने के लिए। अगर इसको आप नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो प्लीज ये सारे वीडियोस देख करके आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसके बाद आज का लेक्चर देखिए, ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। आप प्लीज अपना नोटबुक ओपन कर लीजिए और नोटबुक में हेडिंग डालिए बेटा। मैं तो यहां ऑलरेडी डाल चुका हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इस टॉपिक पे चलने से पहले सबसे पहले हम एक छोटा सा टर्म फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, जो कि आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आई नो आप में से बहुत लोगों को ये ऑलरेडी आता है, बट थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अगर फिर भी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो आने वाले 1 मिनट को। बेटर होगा समझ जाइए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फिर से जैसे कि मान लो मैंने वाटर लिया है ना, वाटर की मैं बात करूं, एक वाटर ले लिया जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। मैंने बीकर में वाटर लिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसके टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करूंगा। ठीक है, अगर मैं इसके टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करते जाता हूं तो पर्टिकुलरली एक टेम्परेचर ऐसा जरूर आएगा जिसपे ये लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें लिक्विड जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हम स्टार्टिंग से बहुत पहले लोअर क्लासेस, क्लास 9, क्लास 8 वहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक चीज और होता है, जैसे कि वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या सॉरी नॉट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड फॉर्म पे होता है। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड फॉर्म पे होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। मैं टेम्परेचर कम करते गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया तो भी वो लिक्विड फेज में ही है, और कम करते करते जब मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता हूं तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं क्या बोल देता हूं बेटा कि ये वाटर का क्या है, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब इस टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो उस आइस को, अगर अभी हमने वाटर लिया था, अब मैं बोलता हूं कंडीशन थोड़ा चेंज करते हैं। अगर मैं आइस की बात करूं और ये आइस मैं कौन से टेम्परेचर पे बोल रहा हूं, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोल रहा हूं, तो वो सॉलिड फॉर्म पे वाटर का सॉलिड फॉर्म को हम आइस बोलते हैं। ये तो आपको अच्छे से मालूम है। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब इसके टेम्परेचर को मैं राइज अप करते जाऊं तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, अब ये सॉलिड स्टेट में है, राइज कर रहा हूं, टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे ये सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये था, मैंने -3 कर दिया, पहले -4 हुआ, फिर -3 हुआ, मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, कम नहीं कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। -5 से -4, -4 से -3, फिर -2, फिर -1, और जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है बेटा। ओके, दिस आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, ये मेल्ट होना शुरू हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलते हैं, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे वाटर जो है लिक्विड फेज में भी रहेगा। देखो ये सिर्फ सॉलिड बनना स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब हम टेम्परेचर कम कर रहे थे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड बना नहीं है, सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ है। सिमिलरली आइस को हम -5 से इंक्रीज करते हुए 0 तक पहुंचे हैं
तो ये लिक्विड बना नहीं है, लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ है, तो बाकी जो अमाउंट बचेगा वो सॉलिड फेज में ही रहेगा, और यहां पर जो बाकी अमाउंट जो बचेगा वो लिक्विड फेज में ही रहेगा, बस सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है बेटा जिसपे वाटर जो है लिक्विड फॉर्म पे भी रहता है और सॉलिड फॉर्म पे भी रहता है। ये आप पहले से आपको मालूम होगा या कुछ लोगों को अभी पता चला होगा या कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड जो वाटर जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों पे एग्जिस्ट करता है। तो आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलो या मेल्टिंग पॉइंट बोलो, इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर वाटर जो है या कोई भी लिक्विड जो है ना, बात 0 डिग्री की नहीं हो रही, अब तो हम वाटर के केस में 0 डिग्री बोल रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे लिक्विड की बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट पे जो आपका लिक्विड है वो दो स्टेट पे, लिक्विड स्टेट पे और सॉलिड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये बात को हम लिख सकते हैं कि बाकी चीजें मैं आपको नहीं लिख पा रहा हूं, चाहे तो आप लिख सकते हो जो मैं अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट is the temperature at which liquid exists in liquid phase as well as in solid phase, in which freezing point is the temperature at which substances, ऐसे लिख सकते हो, सब्सटेंस बोल सकते हो, लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में नहीं, ऐसे बोलो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो है, एनी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज एज वेल एज सॉलिड फेज, मतलब कि ये को एग्जिस्ट करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट पे कोई भी सब्सटेंस जो है दो स्टेट पे को एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सी स्टेट पे बेटा? लिक्विड फेज पे और सॉलिड फेज पे। चलो ये बात तो समझ ली। अब एक चीज और समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं भी जो बताने जा रहा हूं इसको मैं रेज कर देता हूं। अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, प्लीज लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब मैं रेज करता हूं इसको। अब इसी फ्रीजिंग पॉइंट को हम वेपर प्रेशर के टर्म से समझते हैं। ओके, देखिए इसको मैं ग्राफ की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये एक्स एक्सिस सपोज हमने ले लिया, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस पे हम बात करेंगे टेम्परेचर की, एक्स एक्सिस पे मैं टेम्परेचर ले लेता हूं और यहीं पर मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूं बेटा वेपर प्रेशर। ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो किसी सब्सटेंस का यहां पर पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर सपोज मैं यहां पर टी ले लिया, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर यहां पर ए है, ठीक है, और ये कौन से फेज में है? ये लिक्विड फेज में है अभी। तो लिक्विड फेज का जो भी कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। सब्सटेंस अभी कौन से फेज में है? लिक्विड फेज में। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को कम करते जाता हूं, पहले हम इस बात को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर को कम करने से वेपर प्रेशर कम होते जाता है। तो देखिए किसी सब्सटेंस का लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर ए है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टेम्परेचर कम करते जाऊंगा, मतलब मैं इधर आऊंगा 0 की तरफ या -5, जितना भी आप बना लीजिए इधर, ठीक है। तो मैं इधर टेम्परेचर कम करते जाऊंगा तो इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, और एक कंडीशन ऐसे आई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये किसमें चेंज हो जाएगा? सॉलिड फेज में चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर कम करने से लिक्विड फेज से कोई सब्सटेंस सॉलिड फेज में ऑफकोर्स चेंज होगा। तो सपोज ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पे वो किस पे चेंज हो गया बेटा? इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मैं TF लिख दिया, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में चेंज हो गया। और यहां पर जो A और B है ये उस सब्सटेंस का लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर है। A is the vapor pressure of substance in liquid phase और B क्या है? Vapor pressure of substance in solid phase। मतलब टेम्परेचर कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सॉलिड फेज में चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन वेपर प्रेशर से आप कैसे कोरिलेट करोगे? इसको देखिएगा
कि सब्सटेंस तो वही है, सब्सटेंस सपोज क्या था, वाटर है, सब्सटेंस सपोज क्या है, वाटर है। तो वाटर पहले लिक्विड फेज में था, पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे 20 पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम होते 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 ये किस पे चेंज हो गया, ये चेंज हो गया बी पे, सॉलिड पे चेंज हो गया। अब यहां पर अगर हम इन दोनों की वेपर प्रेशर भी तो कम हो रहा है ना, साथ ही साथ टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, सब्सटेंस का लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर था वो जैसे ही सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है वो फ्रीज हो जाता है या सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर का ही ग्राफ है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का भी वेपर प्रेशर यहीं पर है, सॉलिड फेज वेपर प्रेशर ये रहा, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर बी और ए खुद भी बन चुका है, मतलब कि एक वेपर प्रेशर कम होते होते यहां तक आ चुका है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं 200 ले लेता हूं तो ये कम होकर के सपोज ये 20 है, तो 20 तो दोनों बन चुका है, मतलब ए इक्वल हो गया है किसके बेटा, बी के इक्वल हो गया है। देखो ए बी के इक्वल हो गया है, मतलब कि ये कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट पे ए बी के इक्वल हो गया है, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं ये ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज ये है, और इसको और बी क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स सॉलिड फेज। देखो दोनों को हम नोट कर लीजिए, बहुत ही आसानी से समझने का तरीका देखिएगा, और इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का और वेपर प्रेशर सॉलिड फेज का दोनों इक्वल होता है, तो मैं फ्रीजिंग पॉइंट को क्या ऐसे डिफाइन कर सकता हूं। चलिए इस डायग्राम की तो वैसे जरूरत नहीं, बट अगर आप बनाना चाहते हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसका डेफिनेशन बनाते हैं। ले लीजिए, बहुत अच्छे। चलिए तो क्या मैं इस पर्टिकुलर फिनोमिना को समझते हुए इसके लिए डेफिनेशन हम यहां पर ऐसे बना सकते हैं बेटा, देखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट of any substance is the temperature at which vapor pressure of its का मतलब सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड फेज becomes equal to the vapor pressure of its solid phase। देखो ये डेफिनेशन आसानी से समझ में नहीं आता, ग्राफ के हेल्प से इसको आसानी से समझ सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, उसके लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। ये बात ठीक है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम होगा और लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, बट कुछ तो होगा वेपर प्रेशर सॉलिड फेज का, तो जब उस वेपर प्रेशर के इक्वल बन जाए सब्सटेंस का वेपर प्रेशर तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट की ये दो डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टर्म को समझने के लिए, ठीक है बेटा। तो दोनों पॉइंट को आप लिखिए, इसके बाद हम इसका इक्वेशन ड्राइव करते हैं। देखिए इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका फॉर्मूला को याद करके इसके न्यूमेरिकल बना सकते हो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल से ही आते हैं। बट अगर मान लो बाई चांस किसी भी रीजन से आपको कंफ्यूजन हो गया फॉर्मूले में, तो कम से कम आप इक्वेशन डराइव कर सको, या हमारे केमिस्ट्री के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए अगर हम इक्वेशन डराइव करना सीख लें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो हम यहाँ पर पूरी चीज पढ़ेंगे, कोई आधी अधूरी चीज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सब चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम इसके इक्वेशन को डराइव करते हैं, ठीक है बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी तो अभी समझना है। तो पहले आप इसको कीजिए, फिर सारी चीज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, प्लीज नोट कीजिए। चलिए तो आप लोगों ने नोट कर लिया, अब देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब ये किस पे होता है, सॉल्यूशन पे होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लो मेरे पास वाटर है, प्योर वाटर,
इस प्योर वाटर पे मैं कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया। सपोज ये मेरे पास 100 ml था, इसमें मैंने 1 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया, यहां पे सॉल्ट का एडिशन कर दिया 1 ग्राम। तो अब जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है ये कम हो जाता है। ये पहले पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 0:1। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो यहां पर जो ये सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर तो कम होता ही है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट किसके कंपेयर में? प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के कंपैरिजन में कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे कम होता है उसको अभी थोड़ा समझेंगे ग्राफ के हेल्प से। यहां पे क्या हो रहा है, हमने 1 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया 100 ml ऑफ प्योर वाटर पे, तो हमको जो सॉल्यूशन मिला, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इस वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा कम हो जाता है। इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, ये सारी चीजों को अभी हम ग्राफ के हेल्प से समझते हैं। यहां पर मैं इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है बेटा? कम होता है। इट इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं यहां पर? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है वो जनरली काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को। तो ग्राफ को देखिएगा, ग्राफ को समझिएगा, ग्राफ से ही आसानी समझ में आता है। देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर फिर से एक्स एक्सिस पे ले लिया बेटा वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर को शॉर्ट में मैं वीपी लिख लेता हूं, सॉरी, यहां पर हम लेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर ले लेते हैं, और यहां वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं बेटा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, प्योर सॉल्वेंट की, अभी कोई एडिशन नहीं हुआ है सॉल्ट में, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सपोज उसका वेपर प्रेशर यहां पर है ए, सॉल्वेंट का। टेम्परेचर कम करते गए वेपर प्रेशर कम होते गए, टेम्परेचर कम करते गए वेपर प्रेशर कम होते गए, टेम्परेचर कम करते गए वेपर प्रेशर कम होते गए। यहां पर सपोज कि ये क्या कन्वर्ट हो गया बेटा? ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को यहां पर सपोज हुआ, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मैं क्या बोलूंगा? फ्रीजिंग पॉइंट बोलूंगा। फ्रीजिंग पॉइंट को मैं कैसे यहां पर डिनोट करूंगा? टी एफ से फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर, और एफ से फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद ये लिक्विड फेज है, मतलब ये था वाटर का ए भी जो कर्व है ये इसके लिक्विड फेज में है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बी सी जो है वो सॉलिड फेज को रिप्रेजेंट करता है, और ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है? लिक्विड फेज को। ये सब किसका ग्राफ है? ये सपोज किसका है? प्योर सॉल्वेंट, मतलब कि यहां पर प्योर लिक्विड है, सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे ही मैं इस पे सॉल्ट का एडिशन कर दिया, ये जो लिक्विड है वो कुछ भी हो, वाटर हो या कोई दूसरा हो, इस पे मैं जैसे ही सॉल्ट का एडिशन कर दिया, क्या होता है? एज पर दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कम कर देता। तो सपोज जो सॉल्यूशन मेरे को मिला उसका वेपर प्रेशर यहां पर है, जिसको मैं पॉइंट डी से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां पर आ गया, जैसे जैसे मैं इसको टेम्परेचर को कम करते जाऊंगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम होते जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाऊंगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और कम होते होते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसको थोड़ा सी ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाते, ऐसे कम होते होते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा कि इसका जो वेपर प्रेशर है, किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। यहां पर भी एक कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है कि सॉलिड फेज में चेंज हो जाएगा। ये कौन सा फेज में? ये लिक्विड फेज में है।
और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा कि इनका वेपर प्रेशर जो है सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर सपोज ये रहा। तो इसको मैं यहां पर इसको भी TF से रिप्रेजेंट करता हूं, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। अब आपको मालूम है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम नॉट से रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब कि नॉट नहीं रहेगा, सिंपल TF से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर वो प्योर हो, प्योर सॉल्वेंट के केस में हम उसको T नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं टेम्परेचर यहां लिख देता हूं, हम उसको T नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहां पर प्योर सॉल्वेंट वाला हमारा ये पॉइंट B वाला है, तो इसको हम T नॉट ऑफ F से रिप्रेजेंट कर देते हैं। T नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, TF मींस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन लिक्विड फेज में है, तो ये हो गया, यहां पर लिखो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहां से आपको इतना बात तो समझ में आया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम हो गया है। देखिए ध्यान से, यस और नो। अगर ये वेपर प्रेशर कम नहीं होता तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम नहीं होता, क्योंकि ये सब चीज डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट पे डिपेंड कर, सॉरी वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। अब यहां पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट T नॉट ऑफ F से TF तक देखो कम हो गया, यहां तक कम हो गया है। तो ये जो डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस, T नॉट ऑफ F में से TF के बीच में जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब यहां पर कम होना, और उसको हम डेल T से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, और ये चेंज कहां से कहां हो रहा है, T नॉट ऑफ F से TF हो रहा है। जहां हमेशा वेयर जहां पर हमेशा ये T नॉट ऑफ F ज्यादा रहेगा, किससे बेटा, TF से, ये हमेशा होगा, ठीक है। T नॉट ऑफ F हमेशा ज्यादा होगा TF से, इसलिए जो डिप्रेशन इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। क्यों हुआ, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के एडिशन करने से वेपर प्रेशर कम हो गया, और उस वेपर प्रेशर के कम होने की वजह से टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे इसको फ्रीज होना चाहिए उस टेम्परेचर पे फ्रीज ना होकर के उससे थोड़े कम टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। तो ये जो चेंज है टेम्परेचर पे, इसी चेंज को हम बोलते हैं चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अभी इस बात को और अच्छे से आप कैसे समझ सकते हो, देखो इस ग्राफ को आप बनाओगे, अभी मैं इसके बाद जो बनाने वाला हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको आपको नोटबुक में बनाने की नीड नहीं रहेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा सा बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कैसे आप और आसानी से समझ पाओगे इस बात को, आप आसानी से और कैसे समझ पाओगे। अगर मान लो मैं ये जो सॉल्यूट है उसको थोड़ा सा और ज्यादा ऐड कर दूं, तो वेपर प्रेशर और ज्यादा कम होगा। जितना ज्यादा मैं सॉल्यूट ऐड करते जाता हूं, वेपर प्रेशर उतना ही कम होते जाता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो यहां पर रहेगा, तो यहां से मैं वेपर प्रेशर कम करते 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 इस पॉइंट पे जाकर के वो फ्रीज हो पाएगा। और सोचो अगर मैं थोड़ा सा ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूं, तो फिर वेपर प्रेशर ज्यादा कम नहीं होगा, तो यहां पे रहेगा। तो यहां से अगर मैं वेपर प्रेशर को कम करते जाऊं, टेम्परेचर कम होते जाएगा, वेपर कम होते, तो यहां पर फ्रीज हो जाएगा। देखो तो यहां पर पॉइंट आएगा, मतलब वेपर प्रेशर में जितना ज्यादा डिप्रेशन होते जाए, कमी होती जाएगी, ओके, जितना ज्यादा यहां पर वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में फ्रीजिंग पॉइंट में उतना ज्यादा चेंज होते जाएगा। ठीक, मतलब ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना है, ठीक है। इसलिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैथमेटिकली किस पे डिपेंड करता है, इसके मोलरिटी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के 1 kg पे डिसॉल्व है, उसी को तो मोलरिटी बोलते हैं, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इट्स मोलरिटी, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स of solute it dissolved in the 1 kg of the solvent, इस पे डिपेंड करेगा इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जितना ज्यादा टेम्परेचर कम होते जाएगा, जितना ज्यादा इसके नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा कम होगा, ठीक है। अब इस चीज को हम नोट कैसे करें, नोट करते हैं, चलिए, है ना, इसको बना लीजिए, ताकि मैं डेफिनेशन बनाने के लिए, इसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के डेफिनेशन के लिए इसको मेरे रिसर्च को नोट कर लीजिए।
चलिए, तो नोट कर लिया। अब इसका डेफिनेशन देख लेते बेटा, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is the lowering in its freezing point temperature of the solution as compared to its to that of as compared to the freezing point of their pure solvent। ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां से देख के आप समझो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द लोअरिंग इन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ देयर प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जितना भी फ्रीजिंग पॉइंट है उसके कंपैरिजन में जितना कम हो जाता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। 10, अब यहां पर इसको लिख सकते हो, ओके, इसको लिख सकते हैं 10 del TF is equal to T naught of F minus TF, where T naught of F is equal to क्या है बेटा, ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर of pure solvent, and TF is equal to freezing point temperature of solution। दस यहां पर लिख लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। नोट कीजिए, फिर इस इक्वेशन को डराइव करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डराइव करेंगे। मैथमेटिकली ये होता है, मैथमेटिकली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड करता है इसके मोलैलिटी पे, और डेल्टी एफ को हम आगे यहां से प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आगे इसको लिख भी सकते हो, जब मैं एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूं आपको। डेल्टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, वेयर एम इज द मोलैलिटी एंड के एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है के एफ जो है वो। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को डराइव करते हैं, कौन सा, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम को, या तो फिर आप इसको, दोनों में से किसी को बोल दो। इसको नोट करो, फिर डेरिवेशन देखते हैं। तो नोट कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं डेरिवेशन। देखो, डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए या डेरिवेशन करने के लिए, इसके इक्वेशन डराइव करने के लिए फिर से हमको ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ग्राफ फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। अभी जो आपने बनाया था आपको फिर से बनाने की नीड नहीं रहेगी। अब देखिए, ये है ए पॉइंट है, ए पर्टिकुलर टेम्परेचर मैं इस पे लेता हूं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते गया इसका वेपर प्रेशर कम होते गया, और ये यहां तक लिक्विड फेज में था, और लिक्विड फेज से यहाँ पॉइंट बी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये किस पे कन्वर्ट हो गया बेटा, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और इसका वेपर प्रेशर पे धीरे धीरे कम होता गया। ये सॉलिड फेज में है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, सॉल्यूशन की, तो इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे, सपोज ये वाटर है, इस पे मैं जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर है थोड़ा सा कम हो जाएगा।
पढ़ चुके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है सॉल्यूशन का। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर कैसे डिनोट करते हैं, चेंज इन वेपर प्रेशर। चेंज इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है बेटा, एक्सबी के, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये चेंज होगा। अगर मान लो मैं थोड़ा सा ऐड करूं, मोल फ्रैक्शन कम हो, तो इसमें चेंजेस क्या होंगे, बहुत कम होंगे। ये सब कुछ सीखा है ना। तो अगर मान लो ये मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर यहां से यहां तक चेंज हुआ, डेल पी, यहां से यहां तक वेपर प्रेशर चेंज हुआ, ठीक है। तो यहां के बाद इसके बाद इसका टेम्परेचर कम करते गए कम करते गए, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होते गया बेटा, कम होते गया। टेम्परेचर कम करते गए, वेपर प्रेशर कम होते गए कम होते गए कम होते गए कम, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज इसका वेपर प्रेशर यहां पर जाकर के इसके वेपर प्रेशर, किसके वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और ये कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट था, ये फ्रीजिंग पॉइंट था बेटा किसका, पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। और ये जो चेंज है, इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके चेंज इन वेपर प्रेशर पे। कैसे, अभी बताया था। अगर मान लो देखो ये चेंज बहुत ज्यादा हो, यहां तक ज्यादा चेंज हो, बहुत ज्यादा, मैंने सपोज सॉल्यूट ऐड किया तो चेंज बहुत ज्यादा मिला, तो इसका वेपर प्रेशर ऐसे कम होते होते यहां पर जब टेम्परेचर कम करते 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 इस पॉइंट पे जाकर के मिलेगा। अगर वेपर प्रेशर में चेंज थोड़ा कम होता, इतना ही होता, तो ये टेम्परेचर कम करते गए कम करते गए कम करते गए कम करते गए, और ये यहां पर जाकर के मैच हो जाता। तो यहां पर देखो चेंज काफी कम है। तो वेपर प्रेशर में जितना कम चेंजेस होगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में भी उतना ही कम चेंजेस होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें जो इसके वेपर प्रेशर में जो चेंज है, सॉरी इसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज है, वो इसके वेपर प्रेशर में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहां पर लिख भी सकते हैं, बट चेंज इन depression in freezing point of the solution is directly proportional to its change in वेपर प्रेशर। ये आ गया। और ये कहां से आया बेटा, ये किसने बोला था, ये राउल्ट जी ने बोला था ये चीज, कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा, उसके वेपर प्रेशर में उतना ही ज्यादा चेंज होगा। ये कौन सा लॉ है, राउल्ट लॉ। ये कहां से आया, फ्रॉम द राउल्ट लॉ, फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ से ये हो रहा है, और वेपर प्रेशर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये हो रहा है। सपोज इसको हम इक्वेशन 1 बोल लें, इसको इक्वेशन 2 बोल लें। अब इसको ध्यान से देखिए, ये डेल पी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स बी पे, और ये डेल टी एफ डिपेंड कर रहा है डेल पी पे। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल पी के, और डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स बी के। तो इक्वेशन और 1 और 2 से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स बी के। मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाएं तो कांस्टेंट लग जाएगा। सपोज ये कांस्टेंट हम यहां पर के ले लिए, और ये क्या हो गया, एक्स बी, वेयर के इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, लिख लेंगे ये क्या कांस्टेंट है। अभी देखिए एक्स बी क्या होता है, आपको अच्छे से मालूम है पहले से। एक्स बी क्या होता है बेटा, एक्स बी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन आउट ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है और सॉल्यूशन का कितना नंबर ऑफ मोल है। तो सॉल्यूशन में दोनों होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये एक्स बी का मतलब हो गया, और ये के। अब नंबर ऑफ मोल क्या होता है बेटा, मोल क्या होता है, वेट बाय गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, ऐसा बोलते हैं ना, मोल इज इक्वल टू
तो इसको अगर हम चेंज करें तो क्या आ जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के इंटू एन बी की जगह हम क्या ले सकते हैं, डब्ल्यू बी बाय एम बी, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और एन ए वैसे क्या हो जाएगा, सिमिलरली डब्ल्यू ए वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और एन बी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब अगर मान लो सोचिए कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, एकदम डाइल्यूट हो, अगर डाइल्यूट होगा तो सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होगी, और जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होगी तो डिनोमिनेटर से हम इस वैल्यू को, सॉल्यूट की क्वांटिटी को, नंबर ऑफ मोल को यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई ज्यादा फर्क हमको इक्वेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन वी कैन नेग्लेक्ट दी, बेटा सब चीज लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको फिर से वीडियो ओपन करना पड़ जाए, बेटर है कि सब चीज लिखिए, और फिर भी अगर मान लो बाद में कंफ्यूज हो तो वीडियो को तो फिर से आप देख सकते हो। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन वी कैन नेग्लेक्ट दी डब्ल्यू बी बाय एम बी फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर से, चलो बेटा इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए डेल टी एफ इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी। अब ये तो नेग्लेक्ट कर दिए तो बचे क्या, डब्ल्यू ए बाय एम ए, इसको डायरेक्टली ऊपर ले जाते हैं, है ना, एक स्टेप नहीं बढ़ाते, तो ऊपर ले जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, एम ए ऊपर चला जाएगा और डब्ल्यू ए नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम ए ऊपर में और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में डब्ल्यू ए। ठीक, अभी आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं उसको, याद कीजिए, मोलैलिटी, याद आया। चलो ऊपर का मैं ये पॉइंट, ये जो ग्राफ है, ग्राफ तो आप बना ही चुके हो, ये मैं इरेज कर देता हूं। मोलैलिटी क्या होता है बेटा, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया केजी पे, ऐसा बॉक्स में बनाना, एक्सप्लेन करने के बनाना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं बेटा, मोलैलिटी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये आगे, इसके आगे मैं यहां पर बना रहा हूं, डेल टी एफ इज इक्वल टू के इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी बोल सकता हूं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हो गया, इंटू एम ए, यहां पर लिख लीजिए चाहे तो, है ना, सिंस एम इज इक्वल टू एन बी बाय डब्ल्यू ए इन केजी। ठीक है, एन बी मैंने लिख लिया डायरेक्ट, डब्ल्यू बी बाय एन बी मतलब तो एन बी है। ठीक, अभी देखिए, तो अब देखिएगा यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है, एक कांस्टेंट है। अब ये तो कांस्टेंट है ही, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्वेंट क्या चेंज होता है कि वो भी फिक्स रहता है, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। भाई सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास क्या चेंज होता है क्या, नहीं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, 18 ही रहेगा। अगर इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट हो तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास भी जो है वो सेम रहेगा, तो मॉलिक्यूलर मास भी कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इन दोनों के बीच पे, इन दोनों के प्लेस पे हम एक सिंगल कांस्टेंट ले सकते हैं। सपोज वो सिंगल कांस्टेंट हम यहां पर क्या ले लिए, डेल टी एफ इज इक्वल टू, यहां पर ले लिए के एफ इंटू एम। ठीक है, और ये यहां पर आप ऐसे लिख भी सकते हो, वेयर के एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ए। आया कहां से, यहां से आया, है ना। और ये क्योंकि ये भी मैं आपको बता चुका, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्वेंट ये भी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। ठीक है, तो ये मिल गया आपको इक्वेशन। अगर मान लो इसको आप आगे ये कांस्टेंट के एफ को हटाओगे तो डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलैलिटी के। तो ये आपको दो इक्वेशन जो आपको सामने दिख रहे दोनों तो एक ही है ना। ये हमको डराइव करना था, ये हमने डराइव कर लिया। मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैलिटी। जितना ज्यादा इसकी मोलैलिटी होगी भैया उतनी ही ज्यादा उसके डिप्रेशन होगी फ्रीजिंग पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा कम होगा। ठीक है, ये जो के एफ है, वेयर ये वाले में के एफ इज द मोलर
फ्रीजिंग कांस्टेंट, ये मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका एक और नाम है बेटा, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखो यहां पर हमको क्या इक्वेशन मिला, हमको मिला इक्वेशन डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अभी देखियो, अगर मान लो आपका जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर, ये इक्वेशन आपको मिला था ना, अगर आपका सॉल्यूशन 1 मोलर है, 1 मोलर मींस मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे हम m की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ, जहां पे के एफ क्या है, मोलर एलिवेशन, सॉरी मोलर डिप्रेशन वेयर Kf is molar freezing constant। इसको हम ये भी बोलते हैं, देखो मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। देखो बेटा, ये एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होते हैं, तो सारे वर्ड आपको याद रखने पढ़ेंगे। ठीक है, जेईई नीट में तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना, सीबीएसई में हो सकता है 1 मार्क्स में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट और मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द चेंज इन द टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हैं, ऑफ दैट सॉल्यूशन। ऐसा आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये इसके इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर of its 1 molar solution। 1 मोलर सॉल्यूशन का जितना भी डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, उसी को मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हम बोलते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां से हम इस डेफिनेशन को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, के एफ की अगर यूनिट निकालना पड़े तो क्या होगा, के एफ की यूनिट डायरेक्टली यहां पर, अब यहां से निकालना पड़ेगा के एफ की यूनिट, ये मोलैलिटी को यहां ले आओ, यूनिट यहां से नहीं निकाल सकते ना, यहां से डायरेक्ट निकालेंगे तो सिर्फ हमारा डिग्री केल्विन बस बचेगा, है ना, तो यहां से मोलैलिटी को भी लेना है, यूनिट ऑफ के एफ। के एफ का यूनिट क्या होगा, इसको यहां पर लेके आइए, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा के एफ इज इक्वल टू ये मिल जाएगा डेल टी एफ बाय एम। ठीक है, मतलब ये क्या है, केल्विन, तो के एफ इज इक्वल टू ये बोल सकते हैं केल्विन पर मोलर, ऐसा बोल सकते हैं, केल्विन पर मोलर। मोलैलिटी का यहां पर रख सकते हैं, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो, के एफ की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन पर नंबर ऑफ मोल, ये क्या हो जाएगा, केजी। अब इसको ऊपर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, केल्विन ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी डिवाइडेड बाय मोल। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, ये भी हो जाएगा के एफ का यूनिट ऑफ के एफ। तो के एफ के 2 यूनिट, एक तो आप बोल सकते हो केल्विन केजी पर मोल, दूसरा बोल सकते हो केल्विन पर मोल। ठीक है, या केल्विन मोलर इनवर्स, ये भी हो सकते हैं, केल्विन मोल इनवर्स, मोल ऐसे मोल इनवर्स, पर तो लिख लिया मैंने, केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा बेटा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन के पहले अच्छा एक पॉइंट बच गया, अगर हमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना रहा,
चलो मैं इसको भी अब तुरंत कर देता हूं यहीं पर, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया, बहुत अच्छा। अगर हमको किसी भी सब्सटेंस का, है ना, सारी इक्वेशन ध्यान रखेंगे, वैसे तो हम डराइव भी कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्या करेंगे, यहां पर इस इक्वेशन से हमको मिल सकता है। कैसे, देखिए, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, मोलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, एनबी बाय डब्ल्यू ए, ऐसा लिख सकते हैं। और ये डब्ल्यू ए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को क्या करना हो बेटा, अगर मान लो मेरे को ये केजी में ना दिया हो, ग्राम में दिया हो, डब्ल्यू ए इन केजी, तो ग्राम में दिया हो तो मैं इसको क्या करूंगा, किलोग्राम में, सॉरी, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट, सॉरी, ग्राम में अगर दिया है तो उसको अगर किलोग्राम में करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, क्या हो जाएगा बेटा, देखो, के एफ इंटू एन बी डब्ल्यू ए इन ग्राम इंटू 1000, ठीक है, 1000 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर डायरेक्ट मोल नहीं दिया है तो आप इसको और चेंज कर लीजिए, के एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डब्ल्यू बी बाय एम बी, और यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 बाय डब्ल्यू ए, यहां पर ये इन ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, डेल टी एफ। तो अब इस इक्वेशन हमको क्या निकालना है, सपोज मॉलिक्यूलर मास निकालना है सॉल्यूट का, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ये एमबी निकालना है सॉल्यूट का, तो एमबी यहां चला जाएगा, डेल टी एफ यहां आ जाएगा, तो एमबी का हम यहां पर इक्वेशन देखो कितनी आसानी से डराइव कर लिया। बट अब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले आप जो क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो बस उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो सारे वीडियोस से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर सब चीज आसानी से बन जाएगा। एमबी यहां चला गया तो डेल टी एफ यहां पे आ जाएगा बेटे, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, यहां पर डब्ल्यू ग्राम में रहेगा, आपको मालूम है। तो ये मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हो गया हमारा फॉर्मूला। यहां से मॉलिक्यूलर मास डराइव कर सकते हैं, यहां से डेल टी एफ निकाल सकते हैं, के एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस हम यहां से कर सकते हैं, जिसको वन बाय वन अभी कुछ एग्जांपल से हम यहाँ पे कर लेते हैं। इस पॉइंट को नोट करो बेटा, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सपोज कि कोई सॉल्यूशन है, क्वेश्चन 1 है, कोई सॉल्यूशन है जिसमें वेट ऑफ यूरिया है 15 ग्राम, 15 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है, और कितने में डिजॉल्व है, वेट ऑफ वाटर, वाटर का सपोज डिजॉल्व है, ये सपोज 250 ग्राम है वाटर की क्वांटिटी। यहां पर ये जो सॉल्यूशन आपको बना, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और सपोज कि के एफ है, के एफ ऑफ वाटर होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, मोल इनवर्स, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको मालूम है, फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, डेल टी एफ पे। डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ। ये टी एफ हमको एक्चुअली कैलकुलेट करना है। इस टी एफ के लिए टी नॉट ऑफ एफ हमारे पास है कि नहीं बताओ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टी नॉट ऑफ एफ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, टी नॉट मतलब क्या, टी नॉट ऑफ एफ मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जो कि कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हम इसको बोल सकते हैं 273 केल्विन। तो हमारे पास ये है टीएफ, पहले निकाल, ये टीएफ हमको एक्चुअली क्वेश्चन पे निकालना है। हमारे पास एक और फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला से एक्चुअली स्टार्ट करवाना चाह रहा हूं। डेल टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, केएफ इनटू एम मोलिलिटी। ये दो फॉर्मूले एक्चुअली हमने आज पढ़े हैं, ठीक है, ये दो फॉर्मूले एक्चुअली हमने आज पढ़े हैं। तो डेल टी एफ हमको इस क्वेश्चन पे, टी नॉट ऑफ एफ हमको गिवन है, टी एफ
टीएफ हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए पहले डेल टीएफ निकालेंगे। डेल टीएफ हमको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, क्योंकि मोलिलिटी के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुआ है, वहां से हम मोलिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से बेटा। डेल टीएफ इज इक्वल टू केएफ। मोलिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इसको नंबर ऑफ मोल को मैं डायरेक्टली लिखता हूं WB बाय एमबी। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी डिराइव किया हमने। WB बाय एमबी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। 1000 से ऊपर मैं मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर अब ग्राम में ले सकता हूं सॉल्वेंट को। ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैं सब ग्राम में ले सकता हूं, ऊपर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केएफ गिवन है क्वेश्चन पे, देखो 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। WB मतलब वेट, WB क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। इसमें से सॉल्यूट कौन सा है जिसकी क्वांटिटी कम है? तो ये वेट ऑफ यूरिया, इसकी क्या होगी बेटा? WB होगी। तो यहां पर हम ऐसे WB मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन के पास ही, और ये 15 ग्राम, यहां 15 ले लेते हैं। सॉल्यूट क्या है? यूरिया। एमबी क्या होता है? मोलिकुलर मास ऑफ द यूरिया होगा यहाँ पर। तो मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया निकाल लेते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया कैसे निकालोगे? इसके फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 NH2CO NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, नाइट्रोजन का मास 14 प्लस हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसलिए। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, नाइट्रोजन का मास बेटा यहाँ पर 14, हाइड्रोजन का मास 2। ठीक है, ऐड कर दीजिए सबको। 14 प्लस 2 16, 16 एंड 12, 16 16 32, 32 एंड 2 34, 34 एंड 10 44, 44 एंड 16, 44 प्लस 16 ये आ रहा है कितना? 60 ग्राम पर मोल। मोल इनवर्स 60 ग्राम मोल इनवर्स ये आया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे? 60 ले लेंगे इनटू 1000 डिवाइडेड बाय WA कितना है बेटा? वेट ऑफ वाटर 250 ग्राम, 250 ग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। यहां से 0 से 0 कट, 25 1 जा 25 4 जा 100। ठीक है, अब देखो 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, कितना है? 1.86। तो डेल टीएफ कितना आ गया क्वेश्चन पे? डेल टीएफ इज इक्वल टू आ रहा है 1.86 केल्विन। टी नॉट ऑफ एफ अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, वाटर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, टी नॉट ऑफ एफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन में लेंगे। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन हमारा फर्स्ट एक और फॉर्मूला हमारे पास, इस फॉर्मूले पे आ जाइए। डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ। डेल टी एफ निकला है हमारे पास 1.86, टी नॉट ऑफ एफ कितना है? 273। ठीक है, राउंड अप 273 ले सकते हो, 273.15 भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। माइनस टी एफ, टी एफ कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा? टी एफ इज इक्वल टू 273 माइनस 1.86। सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा? 273.00 ये जाएगा 1.86, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1, आया डेसिमल, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1 और ये 271.14। आंसर क्या आया? मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप समझ गए, वैसे में माइनस करना तो आता ही है। मैं भूल गया, एक्चुअली 271.14 आया था, इसलिए 271.14 केल्विन। दिस वन इज द टीएफ ऑफ द वैल्यू। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को। कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड में हूं मैं। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक प्यारा सा और बढ़िया सा, ये भी थोड़ा इजी लेवल पे लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा टफ ले लेंगे का क्वेश्चन। सब चीज आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, इतना मैंने लिख रहा हूं, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। वेट ऑफ द ग्लूकोज, वेट ऑफ
ग्लूकोज गिवन है 60 ग्राम, वेट ऑफ वाटर सपोज ये 500 ग्राम है। ओके, केएफ की वैल्यू आपको मालूम है, केएफ फॉर वाटर, केएफ फॉर वाटर कितना होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये कैलकुलेट करना है। मतलब कि आपको क्या निकालना होता है, टीएफ फिर से कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का वेट कितना है, डब्ल्यू होगा ये, ग्लूकोज वहां पे क्या होगा एज अ सॉल्यूट होगा, क्वांटिटी में कम है। वाटर क्या होगा एज अ सॉल्वेंट होगा, क्वांटिटी में ज्यादा है। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, टीएफ। अभी क्वेश्चन फिर से सॉल्व किया था, कहां से करेंगे, डेल टीएफ से सॉल्यूशन। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं वेट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप पॉज बटन क्लिक कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, बेटर होगा। ठीक है, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, हो सकता है आप कर लिए हो अभी तक। डेल टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, केएफ इंटू एन, केएफ इंटू मोलिलिटी। अब मोलिलिटी के फॉर्मूला आपको मालूम है, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे यहां पर केएफ की वैल्यू, केएफ की वैल्यू कितनी होती है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 60 ग्राम गिवन है यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास एम बी निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्लूकोज का, है ना। अगर याद नहीं तो कैलकुलेट कर सकते हो। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 कीजिए। 12 एटॉमिक मास कार्बन का इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 6 कीजिए जरा, ये कितना होगा 72 प्लस 12 1 12 प्लस ये कितना होगा 96, 66 या 96। ठीक, ऐड कीजिए 2 2 4 एंड 6 10, 1 आया यहाँ पे, 9 एंड 1 10, 10 एंड 1 11, 11 एंड 1 80, 11 एंड 7 18, कितना है 180 ग्राम पर मोल। ये आ गया क्या, एमबी की वैल्यू आ गई, मॉलिक्यूलर मास। इस एमबी की वैल्यू को यहां पुट करेंगे इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए कितना बेटा 500 ग्राम। ठीक, बहुत बढ़िया, 501 जा 502 जा, ये कट गया, 61 जा 63 जा 180, ये कट गया, ये 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा 6, 1 2 1 2 0.62, 0.62 इंटू 2 कीजिए। चलिए ये एज इट इज आ रहा है, 0.62 इंटू 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 2 के बाद डेसिमल, 1 2 के बाद डेसिमल। क्या आ गया, डेल टी एफ इज इक्वल टू 1.24 केल्विन आया। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जितना भी मॉलिक्यूलर जितना भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उस फ्रीजिंग पॉइंट में हम माइनस करेंगे टीएफ को, और डेल टी एफ ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए 1.24। अब वाटर का कितना होता है, टी नॉट ऑफ एफ, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन में, 273 केल्विन माइनस टीएफ। तो टीएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, टीएफ इज इक्वल टू 273 माइनस 1.24। सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा बेटा, 10 में से 4 गया 6 आएगा, अगर ये 0.00 होगा तो, है ना, 273.00, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये कितना हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, और ये 2 7, तो 271.76 केल्विन, दिस वन विल बी द वैल्यू ऑफ टीएफ। ठीक है, चलिए
नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट करो बेटा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, एक्चुअली मैं इरेज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। A solution of 1.25 gram of non-electrolyte in 20 gram of water freeze at 271.94 Kelvin. If Kf is equal to 1.86 Kelvin kilogram per mole, calculate the molecular mass of this solution. अभी तक हमने कैलकुलेट किया इसके पहले के दो क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, अभी हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। आप अपने से ट्राई कर सकते हो, कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो सेम है, उसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है बेटा ये सारे टॉपिक्स पे। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आप चाहे तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पॉज बटन क्लिक करके आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ओके, और उसके बाद आप आंसर यहां पर चेक कर सकते हो साथ ही साथ मेरे कैसे आपने सॉल्व किया उसको। ठीक, स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा नहीं बताया है ना, बता दे तो क्या हो जाएगा, हमको आसान हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास निकालना, इसलिए नहीं बताया। 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो हमारा WB क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.25 ग्राम इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर मतलब कि WA कितना हो गया, 20 ग्राम। दिस वन इज द 20 ग्राम। फ्रीज एट, मतलब ये सॉल्यूशन की बात है, फ्रीज एट 271.94 TF। सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, TF से डिनोट करते हैं। और प्योर सॉल्वेंट का कैसे डिनोट करते हैं, T नॉट ऑफ F से डिनोट करते हैं। तो TF है कितना है बेटा, TF 271.94। ओके, इफ KF इज इक्वल टू, KF कितना है बेटा, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, थोड़ा सा उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्यूशन, हमको क्या कैलकुलेट करना है, MB कैलकुलेट करना है। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M मोलिलिटी। यस और नो, मोलिलिटी को जैसे हम हमेशा रिप्लेस करते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, वैसे आप रिप्लेस कर लीजिए। बार बार मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि आपको इस वीडियो के अंत तक इसका फॉर्मूला जो है वो अच्छे से याद हो जाए, और उसको आप रिप्लेस करने के लिए आपको मोलिलिटी की फॉर्मूला भी लर्न हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, मोलिलिटी कैसे लिखेंगे, WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA। ठीक है, और ये डेल TF। अब देखिए जरा, हम तो कैलकुलेट करना है MB, KF गिवन है, WB गिवन है, ठीक है, WA गिवन है, डेल TF गिवन नहीं है, तो डेल TF निकालना पड़ेगा। डेल TF क्या होता है बेटा, हमारे पास क्योंकि डेल TF नहीं, हमारे पास तो TF है। डेल TF कैसे निकालते हैं, अभी बताया। ओके, सिंस, यहां सिंस लगा लो, सिंस डेल TF इज इक्वल टू T नॉट ऑफ F माइनस TF। प्योर सॉल्वेंट का जितना फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें हमको माइनस करना है सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को। ओके, अब इस वैल्यू को हम यहाँ इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर दें, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, T नॉट ऑफ F माइनस TF इज इक्वल टू, बोले कि सर यहाँ पर न्यूमेरिकल में डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, बेटा सब चीज समझते चल लेते, कोई दिक्कत नहीं। WB बाय MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। एक्चुअली हम कर तो रहे हैं प्रैक्टिस ही, है ना, आप यहाँ पर पुट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है तो अगर पुट करते हो ऐसे तो। ठीक, अब T नॉट ऑफ F आपको मालूम है, क्या मालूम है, T नॉट ऑफ F कितना होता है, प्योर वाटर का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा 273 केल्विन। ओके, आप यहां पर लिख सकते हो वी नो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, देखते हैं यहां पर T नॉट ऑफ F, T नॉट ऑफ F कितना है हमारे पास 273 माइनस TF कितना है 271.94। ओके, KF कितना है 1.86 इंटू WB, बेटा WB देखिए 1.25 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB हमको कैलकुलेट करना है इंटू WA कितना गिवन है 20 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस कीजिए
0.00 होगा तो ये आ जाएगा 0.06, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, ये 7 और ये रहा 2, इज इक्वल टू 1.86, ओके 1.86 इंटू 1.25 इंटू 0 से 0 का 2 1 जा 2 5 जा 2 0 जा 50, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 50 डिवाइडेड बाय एमबी। हमको एमबी कैलकुलेट करना है तो एमबी को इसके साथ ट्रांसफर कर देते हैं, एमबी को इसको इंटरचेंज कर देते हैं, एमबी इधर आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.86 इंटू 1.25 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1. ओह आई एम वेरी सॉरी, ये मैंने गलत 2727 जीरो हो जाएगा ना, यहां पर थोड़ा सा गलत हो देख लीजिएगा। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 0 से 0, फिर 0 से 0 आया, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, 1.06 सॉल्व कीजिए। 1.86 इंटू 1.25 इंटू 50 डिवाइड बाय 1.06, इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां से डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 पॉइंट डेसिमल आया, 1 2 5 जा 10, 62.5, यहां पे 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं 5812.50 डिवाइडेड बाय 53, आप तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना वैल्यू आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 109.66। देखो बेटा मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी इसको देख चुका है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख रहा हूं ताकि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, तो आप इसको खुद से करके देख लीजिएगा, ग्राम पर मोल इट विल बी योर आंसर, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन लिख लिया, अब हम देखते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। बेटा एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है जेईई नीट में आता है, सीबीएसई ने भी अब अपने क्वेश्चन पैटर्न में चेंज किया हुआ है, आप लोग को ऑलरेडी मालूम भी होगा, क्वेश्चन देख रखे होंगे पिछले साल के, नेक्स्ट लास्ट ईयर के, तो फिर इसमें अब ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है तो एमसीक्यू क्वेश्चन अब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखते हैं, चाहे वो जेईई नीट के लिए हो, सीबीएसई के लिए हो या फिर पीएमटी एग्जाम्स के लिए हो, ठीक है, AIEEE के लिए हो, तो काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, तो देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A solution of sucrose molecular mass is 342 gram per mole has been prepared by dissolving 68.5 gram of sucrose in 1000 gram of water. Kf for water 1.86. The freezing point of the solution obtained will be, ऑप्शन दिए हैं 4, ठीक है, इसमें से कौन सा होगा, will be, अच्छा ये आया था सीबीएसई पीएमटी 2010 पे, देखते हैं बेटा इसका, आप चाहे तो खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, पॉज बटन क्लिक करके। मॉलिक्यूलर मास एम भी दिया हुआ है 342, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए भी देखिए हमको दिया हुआ है 1000 ग्राम ऑफ वाटर बोला है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देखो डब्ल्यू भी दिया है 68.5 ग्राम, ठीक, इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व क्या करना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन TF सॉल्व करना है, पहले भी 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, तो यहाँ पर हमको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर्मूला आपको मालूम है डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M, अभी आपको मालूम डेल TF जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम TF तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, KF की वैल्यू 1.86 इंटू मोलिलिटी कैसे लिखेंगे, WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA, ये हमारा फॉर्मूला एक्चुअली, आप जल्दी से कीजिएगा क्योंकि जेईई नीट या एमसीक्यू क्वेश्चन पे ज्यादा हमको टाइम नहीं लगाना चाहिए। डब्ल्यू भी कितना है बेटा 68.5, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन के टाइम तो टाइम लगता ही है, तो फॉर्मूलाज वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे, कब फॉर्मूला लिखने की जरूरत अगर आपको याद है तो फॉर्मूला लिखते मत बैठे रहिएगा, कब, जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तब रफ में कीजिएगा जितना फास्ट हो सके। एमबी मॉलिक्यूलर मास दिया है 342, ओके, इनटू 1000, WA भी दिया है 1000, यस आई थिंक सो, यस 1000 ही है, तो काट दिए इसको, 1000 से 1000 कट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1.86 इंटू 68.5 डिवाइडेड बाय 342, क्या कर सकते हैं बेटा, कट कर दीजिए 2 से, 2 1 जा 2 से 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 से 1 जा 14 2 1 जा, ओके, ये कितना हो जाएगा 2 9 जा 18
और 2 3 जा 6, 0.93। और इसको सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 5 जा 15 का 5 आया यहाँ पर। 1 3 8 जा 16, 3 8 जा 24, 24 and 1 25, 5 आया 2, 3 6 जा 18, 18 and 2 20 into 9 से 9 5 जा हो गया 45, 4 and 9 8 जा 72, 72 and 4 76, 7 आया 9 6 जा 54, 54 and 7 54 and 7 आ जाएगा 61, 61 5 10 6 1 7 3 6। तो ये आ रहा है अबाउट 1 and 2 3 1 2 3 63.705। ओके, तो मेरे पास आया 63.705। प्लीज आप लोग भी सॉल्व करके देखिएगा, मिस्टेक हो सकता है, कोई इशू नहीं, 2 बार सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर। अब इसको देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। 171 का यहाँ पर 171 का टेबल तो मेरे को याद नहीं है 171 का, है ना भैया। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मेरे को दिखता है, देखिए 372 और 520। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन में ये हेल्प आपको मिल जाता है, ये अच्छी बात है ना। इंटू 3 तो समझ में आ जाएगा, इंटू 3 करें। ठीक है, तो पहले तो ये 0 टाइम जाएगा, फिर डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 63705, ये 3 टाइम 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 आया 2, सॉरी 21 1 आया 2 इधर, 3 1 जा 3, 3 and 2 5, 513। अगर मैं 4 टाइम करूंगा तो 171 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 से 1 जा 28, 4 1 जा 4, 4 and 2 6, 684। देखो ज्यादा हो जाएगा, 637 हमको लेना है ना। देखिए लगा दिया, अब आगे बढ़ गया 684। हमको कितना लेना है बेटा, हमको 637 तक, तो हम आ जाएंगे 3 पे, 0.3 पे आ गए। 513 637 513। ठीक है, 7 में 3 गया 4, 3 में 1 गया 2। रैंडम कर रहा हूं, रैंडम इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आंसर्स की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो डेसिमल पे एकदम मैं नहीं जा रहा हूं। 224 आया। नेक्स्ट टाइम अब 3 आया है, तो 3 यहाँ पर भी मैं 5 ये डिजिट छोड़ देता हूँ, सीधा 7 टाइम करता हूँ, देखते क्या है। 224। अब इसके आगे क्या बचा मेरे पास, 0 और 5 और बचा है। ठीक है, 0 5 और बचा है, देखते हैं 7 टाइम करता हूँ सीधा 171 into 7 टाइम। 7 1 जा 7, 7 7 जा 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 and 7 and 4 11, 1197, 1197। अगर 8 टाइम करता तो क्या होता, चेक भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 8 टाइम्स। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 and 5 13, 1368। बाबा मैंने गलत लिखा है यहाँ पर भी, सॉरी वेरी सॉरी। ठीक है, 6 में से 5 गया 1 आएगा भैया, 12405, 13685 ज्यादा हो गया है ना। यहाँ पर गलत किया था, मैं कंफ्यूज हुआ, तो गलती से बचे हैं आप लोग भी। 1197। ठीक है, चलिए आएंगे करेंगे 7 पर टाइम। ठीक है, 7 टाइम किया, तो मैं आगे ले लूं क्या। अब देखो टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, अगर मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूं, ऐसा आप भी कर सकते हो जब आपके पास एमसीक्यू है। तो ऑफकोर्स मेरे पास 2 जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि 5 2 ये तो कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास डेल टीएफ आ रहा है अबाउट दिस वन, डिग्री सेंटीग्रेड। डेल टीएफ आया। टी नाउ डेल टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, हमको तो टीएफ कैलकुलेट करना है। ये देख करके आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर पे टिक मत कीजिएगा, प्लीज हड़बड़ी नहीं करना। क्या क्वेश्चन पूछा है उस पर ध्यान दीजिएगा। 0.372 ये डेल टीएफ आया है। क्वेश्चन ने पूछा है बेटा यहाँ पर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये टीएफ पूछा है। इसने क्या पूछा है बेटा, टीएफ पूछा है, हड़बड़ी नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना। अब पूरा सॉल्व का मतलब यहां तक, यहां पर अंडरस्टूड था, इसलिए मैंने शॉर्टकट आपको लेने के लिए बोल दिया कि 3 7 तक आए तो 2 आप ले सकते हो इसको देखकर। लेकिन प्लस और माइनस को हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसके लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ। ठीक है, डेल टी एफ आया 0.372। ठीक, पॉजिटिव ही आया अभी तक। तो टी नॉट ऑफ एफ डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है, देखो डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है,
क्वेश्चन डिग्री सेंटीग्रेड में, ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया ऑप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू भी डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ। अब ये देखो, अभी माइनस, ये जीरो में से कुछ भी माइनस करो, जीरो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0.372 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस टी नॉट ऑफ एफ। अब माइनस साइन को मैं यहां से यहां लेके आऊंगा, जीरो में से जीरो जो, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.372। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप डायरेक्ट ऐसे टिक मत करना, इनकम्प्लीट आंसर सॉल्व किए हुए। ध्यान दीजिएगा कि डेल टी एफ पूछ रहा है, टी एफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वाइज चलिएगा प्लीज, सजेशन है, ठीक है। माइनस 0.372, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 0.372, ये आएगा। एक बार लगा कि ये आंसर होगा, लेकिन ऐसा हड़बड़ी नहीं करना, ठीक है, पूरा सॉल्व करना। वो डेल टी एफ की वैल्यू पूछता तो ये ऑफकोर्स ये आंसर होता, लेकिन टी एफ पूछा है तो माइनस में आंसर आ गया, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नोट करो प्लीज। देखिए बेटा, क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th। A 0.5 molar solution of ethylene glycol in water is used as coolant in car. If the freezing point constant of water be 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल, मतलब KF दिया है हमारे पास, KF इज इक्वल टू 1.86, यूनिट नहीं लिखता हूं, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं। द मिक्सचर सेल फ्रीजेट्स, मतलब मिक्सचर का फिर से क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन बोलेंगे आप यहाँ पे। द मिक्सचर सेल फ्रीज एट, फिर से हमें क्या निकालना है, TF निकालना है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, अ 0.5 मोलल सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पर मोलैलिटी दी हुई है। तो क्वेश्चन हमारा तो ये क्वेश्चन का आंसर आसान हो गया सॉल्व करना, ठीक है। इसके पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं क्या, ताकि हमको प्लेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। डेल टी एफ इज इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम, आपको मालूम है। एम मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑलरेडी गिवन है, अभी हमको इसको सब्स्टिट्यूट करना नहीं पड़ेगा फॉर्मूले को। तो मोलैलिटी कितना है 0.5, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। के एफ की वैल्यू 1.86, क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 जा 30, 0 यहाँ पे आया 3, 5 8 जा 40, 43 यहाँ पे आया 4, 5 and 4 9, क्या आ रहा है 1 2 3 1 2 3, 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इस जीरो को यहां से हटा लेता हूं, चलिए डायरेक्ट डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये क्या है, डेल टी एफ की वैल्यू आया है, ठीक है। हमको क्या पूछा है, द मिक्सचर सेल फ्रीज एट, मतलब हमको किसका चाहिए, टीएफ चाहिए। टीएफ क्या होता है, यहां से फिर से निकालो, डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ। ये कितना है टीएफ 0.93, ठीक है। ये कितना है 0.93, तो माइनस 0.93, इसकी वैल्यू में यहां पर पुट कर दिया टीएफ की। टी नॉट ऑफ एफ कितना होगा बेटा, ये होगा 0 वाटर के लिए, ठीक है। और ये आ गया आपका, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूं, सॉरी, डेल टी एफ की वैल्यू यहां पर आई है, तो मैंने 0.93 को, ये तो 0.93 ही है डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैंने गलत जगह पुट किया, ये टी एफ ही रहेगा, और डेल टी एफ के पास क्या आएगा 0.93 आ जाएगा, ये मैंने गलत किया था, 0 इधर आएगा, क्या हो जाएगा बेटा 0.93 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस टी एफ। टी एफ की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, क्या मिलेगा तो माइनस 0.93, मतलब एज इट इज क्वेश्चन हो गया पिछले के जैसे, बस यहाँ पर मोलैलिटी दिया हुआ था, ठीक है, वही घुमाने वाला, क्योंकि हमारे पास देखो ये पॉजिटिव वैल्यू पे भी है 0.93, ऑप्शन में भी पॉजिटिव वैल्यू है और ऑप्शन में निगेटिव वैल्यू भी है। तो ध्यान देना है कि डेल टी एफ पूछे कि टी एफ पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन में मैंने भी यहाँ पर गलत जगह पे वैल्यू पुट कर दिया था, तो देखिएगा मिस्टेक ना हो। टी एफ की वैल्यू यहाँ पुट माइनस 0.93 माइनस 0.93, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टी एफ, डेल टी एफ, और उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर मास, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म पे हो चाहे वो सब्जेक्टिव के फॉर्म पे हो। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्रीजिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि डेल टी एफ
देखो कब से बनाते हुए आ रहे हैं, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम बोलते हैं। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा। और एम क्या बेटा, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है। देखते हैं क्या दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं, मोल फ्रैक्शन के साथ नहीं होता। मोलैरिटी ये दे दिया कैपिटल एम, मोलैरिटी है ये, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के साथ नहीं होता। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यस मिल गया, ये होता है। और मोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ये तो 100% होता है ना, क्योंकि सॉल्वेंट के साथ तो अपन बात ही नहीं करते हैं, तो सॉल्यूशन के साथ बात करते हैं किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखे, एक सीबीएसई पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन भी देखा जो 2010 पे आया था। इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, कहीं पर अगर डाउट हो बेटा एक बार फिर से वहां पर वीडियो को वॉच कीजिए, हो सकता है सेकंड टाइम देखने से या थर्ड टाइम देखने से आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मान लो आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना इतना इसलिए जरूरी है, नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड होगा तो इसका नॉलेज आपको आपके मैसेज बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़े हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बाद हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो जल्द से जल्द मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।